तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं जेपीएससी जेट के 50 एमसीक्यूज, ठीक है। और आपके जो है ये पेपर 1 से रिलेटेड है। पूरा का पूरा पेपर हिंदी माध्यम में है, क्योंकि मैक्सिमम लगभग 90% स्टूडेंट जो है वो हिंदी माध्यम से एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग करने वाले हैं, और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग करते हैं आंसर के साथ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जेपीएससी जेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका यूजीसी नेट का है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है ये यूजीसी नेट का है, लेकिन इसका लेवल वैसा ही रखा गया है जिस तरह से जेपीएससी जेट का लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और कोशिश करूँगा कि डेली शाम को एक हम क्वेश्चन पेपर देने का, ठीक है। क्योंकि अभी पीवाईक्यू से ही ज़्यादा आप पढ़िए, क्योंकि वही ज़्यादा आने का संभावना है। ओके, पहला क्वेश्चन है, शोध के दौरान, जब आप रिसर्च करते हैं उसके दौरान अवलोकनों को दर्ज करते समय यदि एक प्रेक्षक अंतःक्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर एक व्यक्ति को स्कोर देता है तो इसे किस रूप में संदर्भित किया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश फिर से मैं बता दूं, इंग्लिश को मैं यहाँ पे अवॉइड किया हूँ थोड़ा सा, तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, एक रिसर्च करने वाला जब अंतःक्रिया जो होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल बेस पे जब हम रेटिंग देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग होलो इफेक्ट कहते हैं, होलो प्रभाव, ठीक है, होलो इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में समान समूह की बातचीत किसमें मदद करती है, ठीक है। जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं क्लासरूम में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान समूह की बातचीत। ग्रुप में होता है ना कि ग्रुप में आपस में ग्रुप में डिवाइड होके गॉसिप करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं। इसमें हमें किसमें समझने में आसानी मिलती है, अवधारणा को समझने में, किसी एक की गलती को समझने में, संपर्क बनाने में, या पूछताछ में। तो ये जो है हमें कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। एक कक्षा में समान समूह की बातचीत जो है कॉन्सेप्ट को समझने में हमें सहायता करती है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, एक शोध समस्या, ठीक है, एक शोध समस्या के निरूपण की तुलना किससे की जा सकती है। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग हमें बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा, एक भवन की नींव डालने से, या फिर एक घर के दीवार के निर्माण से, या घर के दरवाजे की रंगाई से, या एक घर के छत के निर्माण से। तो सबको जानते हैं कि देखिए, एक जो रिसर्च जो रहता है ना आपका, एक घर के नींव डालने से शुरू होता है। उसी तरह से आपका एक रिसर्च जो प्रॉब्लम होता है कैसे हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो एक भवन की नींव डालने से, ठीक है। फाउंडेशन जो होता है, फाउंडेशन जब घर का देते हैं तो उसी तरह से रिसर्च में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे डीआई का क्वेश्चन है। डीआई मतलब डेटा एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। देखिए, एक यहाँ पे तालिका दिया गया है कि वर्ष 2000 इसमें बोला गया है, तालिका पर आपको विचार करना है, और फिर वर्ष 2011 से 2018 के दौरान किसी कंपनी द्वारा, उर्वरक कंपनी है, ठीक है, के उत्पादन को 1000 टन में दर्शाता है। कितने हजार टन में, 1000 टन में। तो ये तालिका जो है इसमें जानकारी दी गई है, और इस प्रश्नों को उत्तर देना है इस तालिका को ध्यान में रख के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 2011 में 35 टन, 2012 में 50 टन, 2013 में 70 टन, 2014 में 55 टन, ठीक है, और 2015 में 75 टन, 2016 में 60 टन, 2017 में 85 टन, और 2018 में जो है 90 टन हो जाता है, ठीक है। इतना ही है, 2018 तक ही है। तो इतने उर्वरक का उत्पादन किया है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में उर्वरक का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत के उत्पादन से अधिक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको औसत निकालना पड़ेगा। औसत कैसे निकालेंगे, सबको जोड़िए, ठीक, सबको जोड़िएगा, फिर क्या कीजिएगा, आपको औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले तो सबको जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये टन में दिया है डायरेक्टली, तो सबको जोड़िए, सबको जोड़िएगा तो 520 आएगा, फिर उसको 8 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप खुद निकालेंगे, मैथ को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैथ को बस बता दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। कि औसत उत्पादन अधिक है कितने वर्ष का, 1, 2, 3 या 4 या 5, ठीक है।
इसका मैथ वाला मैं नहीं बताऊंगा, फिर से बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मैथ आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। मैथ वाला लास्ट में मैं आंसर की के फॉर्मेट में बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, उसी से वही तालिका दिया गया है टेबल, और यहाँ पे पूछा गया है वर्ष 2012 और 13 का औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्ष के औसत उत्पादन से अधिक है। तो सिंपल देखिए, 2012 का कितना है और 13 कितना है। 12 कितना है 50, ठीक। 13 कितना है 70, 120 हो गया। अब इसका एवरेज निकालिएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। दोनों को जोड़ के दो भाग दीजिए 2 से, और अब देखिए किसका कितना कितना ज़्यादा है, किस किस वर्ष का, ठीक है। तो बहुत ईजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ओके। तो इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला देखिए डेटा टेबल यही है, ठीक। ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में कि वर्ष 2011 की तुलना में 2018 में उर्वरकों के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है, ठीक है। वर्ष 2011 की तुलना में 2018, 11 का है जी, ये 35 टन, ठीक है, और 18 कितना है 90 टन। तो 11 की तुलना में 18 में उर्वरक का जो उत्पादन होता है, इसमें अनुमानित कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। 35% से यहाँ पे 35 से पहुँच गया 90, तो 3.5% होता है 1%, तो कितना परसेंट का वृद्धि होता है ये बताना है, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, साथ में होता है 2%, तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका सिंपल यहाँ पे निकल जाता है। पहले माइनस कीजिए, 90 माइनस 35, ठीक है। तो कितना आ जाता है आपका यहाँ पे 30 60 30 90 55 आएगा ना जी, 55 5 60, हाँ 55। तो ये 55 जो है कितना प्रतिशत है 35 का, ये निकाल दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, आपको सॉल्व खुद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो ये अगला आ जाता है हमारे यहाँ पे कि यही है, सेम टेबल है, और आई थिंक ये मैथ का नहीं यार, मैथ का 5 क्वेश्चन रहता ही मैथ का, ठीक है। तो पूछा गया कि किस वर्ष की उत्पादन प्रतिशत बढ़ोतरी इसके पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको डेटा को देख के भी अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। मैथ के प्रश्नों का मैं आंसर लास्ट में दूंगा, फिर से बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व कर दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आप खुद सॉल्व कर लीजिए, इसका थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट एकदम इजी क्वेश्चन है। अगला आ जाता है तालिका में क्वेश्चन 2013 से 2014 तक उर्वरक के उत्पादन में कितने प्रतिशत का गिरावट होता है। 2013 को देखिए कहाँ पे, ये 75, और 2014 55 आ गया, तो गिरावट तो हुई है। कितने परसेंट का गिरावट हुई है ये देखना है। तो 2013 से तुलना करना है, 2013 यानी कि 10% हो जाएगा 7, तो कितना माइनस कितना करना है आपको, 50 में 55 70 में 55 माइनस कीजिए, तो कितना आ जाता है हमारा यहाँ पे 15, यानी कि 15 जो है 70 का कितना परसेंट है। सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख के भी यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं सन्निकट मान, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। मुझे ना टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मैं डेली एक क्लास लेता यार, क्या बताऊँ। ग्रेजुएशन का पढ़ाते पढ़ाते मेरा टाइम बीत जाता है ना, मुझे खुद पढ़ने का टाइम नहीं मिला है। 1 टेराबाइट मेमोरी किसके बराबर होती है, ठीक है। तो 1 TB जो होती है किसके बराबर होती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, बाइट। बाइट के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे जो देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो KB तो होगा नहीं, 1024 KB, KB के बराबर KB के बाद MB होता है, तो ये होगा नहीं। फिर यहाँ पे दिया है KB और फिर 1024, तो KB और 1024 KB करेंगे तो होता था हमारा यहाँ पे KB से MB जाएगा, ये भी नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से आता है KB, फिर आता है हमारा MB, MB के बाद GB, GB के बाद आता है TB, ठीक है। KB मतलब किलोबाइट, MB आ जाएगा, फिर KB से बड़ा हो क्या होता है 1024, MB मेगाबाइट, ठीक। फिर क्या होता है GB गीगाबाइट, फिर आता है हमारा टेराबाइट। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट, ठीक है। बिट सिंगल बाइनरी डिजिट होती है, एक जिसको हम लोग बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 लिखते हैं, द्विधारी अंक पद्धति, ठीक है। 0 और 1 से इंडिकेट करते हैं। और एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट, और एक बिट बराबर होता है एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, ठीक है। और फिर KB GB TB तक ही याद रखिए, टेराबाइट तक। उसके बाद भी होता है आपका पेटाबाइट, और क्या क्या होता है यार, ज़्यादा याद नहीं रखना है। नेक्स्ट अगला जाता है समुद्री प्रदूषण, ठीक है, का प्रमुख स्रोत
कौन सा है? समुद्री प्रदूषण का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो समुद्र में जो प्रदूषण होता है इसका सबसे मेन सोर्स क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेजर सोर्स ऑफ मेराइन पोल्यूशन। मेराइन मतलब होता है समुद्र, ठीक है। तो मेराइन पोल्यूशन का सबसे जो होता है क्या, कृषि करने से होता है, या तेल का रिसाव करने से होता है, या औद्योगिक अपशिष्ट से होता है, या शैवाल से होता है? देखिए वाहिद मल से होता है। सबसे मेन सोर्स क्या है आपका समुद्र के प्रदूषण का? आप बोलिएगा औद्योगिक अपशिष्ट, यही बोलिएगा ना कि उद्योगों से जो कचरा आता है उसी से सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि औद्योगिक अपशिष्ट नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कृषि अपवाह, ठीक है। समुद्र में जो प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण, इसका सबसे मेन रीजन है कृषि का अपवाह, ठीक है, एग्रीकल्चर रन ऑफ। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। संकल्प एक योजना का नाम है और यह योजना किससे संबंधित है ये बताना है, ठीक है। मैं एक हिंट दे देता हूं कि यह जो है स्किल इंडिया से संबंधित है, ठीक है। अब बताइए इसका फुल फॉर्म पूछा गया है संकल्प का। संस्कृत जागरूकता और भाषा का कार्यक्रम का ज्ञान अधिग्रहण, या आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और कराटे जागरूकता, या आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण ज्ञान जागरूकता, या आजीविका संवर्धन के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और ज्ञान। मैंने बताया कौशल, ठीक है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्पेलिंग मैच करना है, एस से, ठीक है, आपका आजीविका आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको देखना होगा, पहले तो स्किल आता है, ठीक है। तो इसका मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें, ऐसे में आप नहीं पकड़ पाएंगे। देखिए इसका हो जाएगा आपका आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, ठीक है। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और एक बार बताइए, स्किल एक्विजिशन एंड साइलेंट रहेगा, ठीक है। नॉलेज, नॉलेज में के को साइलेंट रखा गया है, एन से इंडिकेट किया गया है, ठीक है। मतलब एन और के दोनों मिक्स है उसमें नॉलेज में। फिर आपका लाइवलीहुड प्रमोशन है, ठीक है, एल से लाइवलीहुड, पी से प्रमोशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। कक्ष वनस्पति कहाँ मिलती है? तो आप सब जानते होंगे कि कक्ष का रन है, ठीक है। ये कक्ष का वनस्पति कहाँ मिलती है? ताज प्रणाली में, समशीतोष्ण क्षेत्र में, या एक मिनट, ये कौन सा है वेब ब्राउजर, कहाँ पे थे? यहीं पे ना, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो कक्ष वनस्पति कहाँ मिलती है, ठीक है। ये कहाँ मिलती है? ताजा जल प्रणाली में, या समशीतोष्ण क्षेत्र में, या अर्ध शुष्क क्षेत्र में। शुष्क मतलब होता है गर्म, आधा गर्म क्षेत्र में, या खारा पानी में। देखिए ये दो कक्ष वनस्पति है ना, ये जनरली आपका समुद्र के किनारे मिलेगा, और समुद्र कहाँ मिलता है आपका? खारा पानी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कक्ष कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। खारा पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। और कक्ष का रन में अक्सर भूकंप आता है, 2001 में भी भूकंप आया था, आपको शायद याद होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन है आईसीटी से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको मालूम होगा, पूरे के पूरे 10 यूनिट हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, ठीक है। पेपर 2 तो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या एक वेब ब्राउजर है? बिल्कुल, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम, ये भी एक वेब ब्राउजर है। याहू क्या है? तो याहू एक सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो याहू क्या है? एक हमारा सर्च इंजन है, ये जो है वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर क्या होता है? जिसमें आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं, और गूगल जो है पूरा का पूरा, मतलब याहू गूगल पूरा का पूरा आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो इसमें गूगल आ जाता है, बिंग आ जाता है, और याहू आ जाता है, ये सब आपका सर्च इंजन है, ये सब वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम डैश को स्वयं की प्रतियों को अन्य निष्पादन योग्य कूट या दस्तावेज में अंतः स्थापित करके फैलाता है।
तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है स्वयं यानी कि जो खुद का कॉपी होता है खुद को कॉपी करता है और अन्य निष्पादन योग्य कामों के लिए एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये तो इंग्लिश का टर्म हो जाता है ना इसको इंग्लिश में बोल दे क्या? देखिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, एन डैश इज एन कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्प्रेड बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इट्स इनटू अदर एग्जीक्यूबल कोड और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। तो इसमें क्या आ जाते हैं, देखिए जब भी हम लोग इस तरह से वर्क करते हैं तो ये खुद का कॉपी बनाने लगता है, स्वयं की कॉपी ये बनाता है। और कौन स्वयं की कॉपी बनाता है? तो हम लोग बोलते हैं ना कि कंप्यूटर में वायरस फैल गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कंप्यूटर वायरस। ठीक है, स्वयं खुद ये कॉपी बनाने लगेगा अपना और अपनी संख्या को बढ़ाना लगेगा, तो इसको कंप्यूटर वायरस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा भी गया है एग्जाम में कि कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में पूछा गया है, किसका खोज किया गया था किस पीढ़ी में? तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका, वैक्यूम ट्यूब का खोज किया गया था, ये वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का खोज किया गया था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, उसका खोज किया गया था। और कंप्यूटर की अभी पांचवी पीढ़ी चल रही है जिसमें हम लोग एआई का खोज किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। तो ये चार को मैच कर लिए। अब यहाँ पे क्या होगा आंसर देख लीजिएगा, वैसे भी आंसर मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगला जाता है, सुपोषी जल में रासायनिक ऑक्सीजन की मांग कितनी होती है? तो जो सुपोषी जल होता है, ठीक है, उसमें रासायनिक ऑक्सीजन की मांग क्या होता है? लो होगा, हाई होगा। देखिए क्या होता है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है ऐसे वाटर में हाई हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन का जो है डिमांड ये हाई हो जाता है, उच्च हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। देखिए आपको अभी मालूम है कि यार एक दो दिन पढ़ने से क्या ही निकल जाएगा, जो लॉन्ग टाइम से मेहनत किए ना उन्हीं का निकलेगा। और एक चीज़ जान लीजिए, मन में पछतावा नहीं होगा, मलाल नहीं होगा आपके देखिए जेपीएससी जेट का जो एग्ज़ाम होगा इसमें आप जेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है इंटरव्यू में 15 मार्क्स मिलेगा, सॉरी वेटेज जो है 15 मार्क्स मिलेगा पीएचडी एडमिशन में या असिस्टेंट प्रोफेसर में। और अगर आप यूजीसी नेट विथ जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, यूजीसी नेट विथ जेआरएफ, ठीक, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आपको 20 मार्क्स मिलता है। यानी कि यूजीसी नेट का महत्व ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है जी। ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा और यहाँ पे अगर आप जेट क्वालिफाई करते हैं तो ओनली 15 मार्क्स ही मिलेगा। इसके अलावा मान लीजिए आपने जेट क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, रियलिटी जान लीजिए, नहीं तो आपके मन में पछतावा होते रहेगा। जेट क्वालिफाई कर लिया, ठीक, क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे जी। क्यों नहीं बनेंगे? आपसे बड़ा बड़ा दादा सब वहाँ पे जो है ना पीएचडी किया हुआ है, ठीक, और पीएचडी करके हर एक सब्जेक्ट में, जितना भी सब्जेक्ट है ना, सब सब्जेक्ट में पोस्ट पीएचडी किया हुआ है। पीएचडी के बाद का पढ़ाई होता है पोस्ट पीएचडी, वो पोस्ट पीएचडी भी कर चुके हैं और किसी न किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी कर चुके हैं। ठीक है, तो जब सिलेक्शन की बात आएगा ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा तो सिलेक्शन वही लोग ले जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि आप केवल जेट क्वालिफाई कर लिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं। हर एक सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ, यूजीसी नेट में जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं उन सभी सब्जेक्ट में ऑल ओवर इंडिया से आदमी फॉर्म भरेगा। तो क्या झारखंड में वैकेंसी आएगा तो क्या केवल झारखंड का आदमी भरेगा? नहीं नहीं नहीं। तो आप जेट क्वालिफाई करके ये मत सोच लीजिएगा कि भाई हम जेट क्वालिफाई कर लिए तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, नहीं बन पाइएगा। मन की शांति तो हो जाएगी आपको कि भाई चलो ठीक है, मतलब केवल जेट क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो अब नहीं भी क्वालिफाई करेंगे तब मन में कोई मलाल नहीं रहेगा। लेकिन पढ़िए, अपनी ओर से एग्ज़ाम दीजिए। हाँ, पीएचडी में एडमिशन पा सकते हैं आप, जेट क्वालिफाई करके आप पीएचडी में एडमिशन पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको 4-5 साल वेट करना होगा। और वहीं पे अगर कोई यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट है, ठीक है, जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट है, तो फिर आपका चांस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जेआरएफ को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, 20 मार्क्स मिलेगा पीएचडी एडमिशन में भी, और आपको मिलेगा 15 मार्क्स जेट में। समझ रहे हैं ना? तो जेआरएफ का ही यहाँ पे बोलबाला है, समझ रहे हैं? तो ये एग्ज़ाम केवल सांत्वना के लिए आप एक तरह से सोच सकते हैं कि जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का है तो वो करवाएगी ही। ठीक है,
चलिए, खैर ये सब बात हम लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थायी विकास की अवधारणा को बेहतर तरीके से समझाता है? ठीक है, अस्थायी विकास की जो अवधारणा रहेगी, यानी कि लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा हमारा, वो किस पे डिपेंड करता है? देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम उपयोग से, या हमारे लाभ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग से, या प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से, और आने वाली पीढ़ी के लिए उपलब्ध रहे। बिल्कुल लॉन्ग टर्म में यही जाएगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या करे, उपलब्ध रहे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि परमाफ्रॉस्ट निम्न में से कौन सी बायोम की विशेषता को परिभाषित करती है? तो परमाफ्रॉस्ट जो है ये टुंड्रा को परिभाषित करती है। ठीक है, टुंड्रा आपने नाम सुना होगा, टेगा, टुंड्रा। ठीक है, ग्लासलैंड जिसको हम लोग चारगाहा बोलते हैं, ठीक है, और डेजर्ट जिसको मरुस्थल बोलते हैं। तो परमाफ्रॉस्ट जो बायोम की विशेषता है ये टुंड्रा प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक, यहाँ पे क्या था, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट थी और इसमें उप शीर्षक रखा गया था क्या, कि राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। तो ये कौन सी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट थी? इसको बोलते हैं कोठारी कमीशन। ठीक है, आप सब ने सुना होगा कोठारी कमीशन। राधाकृष्ण कमीशन को यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं। ठीक, मुदालियर कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते हैं। ठीक, कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये तो ब्रिटिश टाइम की बात है, कॉलोनियल पीरियड का। अभी जो बात किया जा रहा है, ठीक है, एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, ये कोठारी कमीशन की सिफारिश है। ठीक, कोठारी कमीशन कब लागू हुआ था? तो 1966 में। एक रफली डेट याद रखिए, 1964 से 66 बोलते हैं, लेकिन आपको एक रफली याद रखना है 1966। ठीक है, 1966। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित की गई? तो मॉडर्न जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी, मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी, ये कब स्थापित की गई है? हमारा स्थापित किया जाता है 1857 में। और 3 गो यूनिवर्सिटी पूरे भारत में स्थापित किए जाते हैं, मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी। 3 यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाते हैं, कौन कौन से? ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी। दूसरे नंबर पर आ जाता है मुंबई यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी कहा जाता था उस टाइम पे। और तीसरा आ जाता है मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। अगर आप में से कोई बीएड या एमएड किए तो मैं पक्का बता सकता हूँ आप लोगों ने ये सब जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए कौन से काल में भारत में उच्च शिक्षा को एक झटका लगा? देखिए, हायर एजुकेशन आपका एक टॉपिक है, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, उससे आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आईसीटी से 5, हायर एजुकेशन से 5, डीआई से 5, ठीक है, मैथमेटिकल वाला से 5 गो आएगा, रीजनिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो पीपुल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से 5 आएगा। टोटल 10 यूनिट है। 10 यूनिट को अगर आपने नहीं देखा है तो ज्ञान सागर ऐप पे डाल दिए हैं। ठीक है, पहले 25 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे ऐप के बारे में। 25 रुपया में आपको सारा नोट्स मिलेगा। नीचे दिए गए कौन से काल में भारत में उच्च शिक्षा को एक झटका लगा? ठीक है, हायर एजुकेशन को जो है एक बहुत बड़ा झटका लगता है, कब? तो देखिए, सबसे ज़्यादा झटका लगता है हमें ब्रिटिश काल में। नहीं, ब्रिटिश काल में तो हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, बौद्ध काल में नहीं, बौद्ध काल में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचार हुआ है। ठीक है, बौद्ध मठ के द्वारा, और नालंदा बौद्ध विहार भी यहाँ पे स्थापित था। सबसे ज़्यादा जो हायर एजुकेशन का झटका लगता है हमें मुगल पीरियड में लगता है। किस टाइम में? मुगल पीरियड में, मुगल काल में। ठीक है, मुगल काल में जो है क्या बोलते हैं उसको, तालीम दी जाती थी और मदरसा में दी जाती थी, बट हायर एजुकेशन जो है उतना डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है ऑडियो वीडियो कंप्रेशन में सब जो है आरजीबी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, ऑडियो वीडियो कंप्रेशन में आरजीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरजीबी ये आईसीटी का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। आर से होता है रेड, जी से होता है ग्रीन और बी से होता है ब्लू। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू यानी कि लाल, हरा और नीला। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आरजीबी का, देख लिए। क्वेश्चन है, वर्ष 2022 तक पवन ऊर्जा से कितनी बिजली उत्पादन का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है?
तो वर्ष 2022 में जो है पवन ऊर्जा का लक्ष्य कितना रखा गया है, कितना गीगावाट, ठीक है। एक मिनट, मॉर्निंग को ही अभी स्कूल चल रहा है ना, मॉर्निंग स्कूल। तो वर्ष 2022 तक पवन ऊर्जा से कितनी बिजली उत्पादन का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, ये हो जाएगा 60 गीगावाट, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पूछा गया है कि एक शिक्षक के लिए सुनना, ठीक है, लिसनिंग जो है एक शिक्षक के लिए सुनना यानी कि लिसनिंग डैश के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो एक शिक्षक के लिए सुनना डैश के लिए महत्वपूर्ण होता है, किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए, ठीक है, एड्रेस करना रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गेन नॉलेज, शिक्षार्थी को प्रसन्न रखने के लिए, नहीं प्रसन्न रखने के लिए सुनेंगे, शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त विकास का मूल्यांकन करने के लिए, इवोल्यूशन करने के लिए नहीं। देखिए जो स्टूडेंट को नीड है, शिक्षार्थी की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए हमें सुनना जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, जिस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द एबव रहेगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, उसको एक टिक लगाना है। तुक्का मारने का पहला तरीका क्या है, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द एबव, जिसमें रहेगा इनमें से सभी, उसको टिक लगाना है। जिसमें रहेगा बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों या ए और बी दोनों, मतलब जहाँ पे रहेगा इनमें से दोनों, उसको एक टिक लगाना है। जिस क्वेश्चन का आंसर इन दोनों के अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, जिस ऑप्शन में हिंदी में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा तो उसको एक टिक लगाना है। जिस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लंबा रहेगा, ठीक है, सभी ऑप्शन में जो सबसे लंबा ऑप्शन रहेगा उसको टिक लगाना है, अगर आपको आंसर टिक लगाने नहीं आता है तो। और जब आपका बाउंस करने लगे तब फिर जिसको मारिए, क्या फ़ायदा ठीक है। ये तुक्का लगाने का कुछ तरीका है, लेकिन तुक्का हर जगह काम नहीं देगा, इस बात को आप भी जानते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि तनावपूर्ण जब आप पढ़ते हैं, तनावपूर्ण जीवन जीने के परिणाम स्वरूप, अच्छा सॉरी पढ़ाई नहीं है, तनावपूर्ण जीवन जीने के परिणाम स्वरूप क्यों दिल का दौरा पड़ता है, ठीक है, मतलब कि हार्ट अटैक होता है। तो इसके अध्ययन को किस रूप में क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। द स्टडी ऑफ वाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक, ठीक है। तो इसको किस में क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई इसको करेंगे हम लोग व्याख्यात्मक शोध, ये एक शोध का विषय है, ठीक है, और इसको हम लोग व्याख्यात्मक शोध बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेसफुल लाइफ हो रहा है तो आपको देखिए कि कहाँ पे क्या करना है, टाइम टेबल बैठाना है, ठीक है, और किस में ज़्यादा समय देना है, किस में कम समय देना है। आपको मालूम है कि हमारे माइंड में जो है 3 प्रकार के रहते हैं, एक रहता है इड, ठीक है, एक रहता है ईगो, एक रहता है सुपर ईगो, ठीक है, सुपर ईगो। और जिस व्यक्ति का इड ज़्यादा हाई रहेगा वह भी तनावपूर्ण लाइफ जिएगा, जिस व्यक्ति का सुपर ईगो ज़्यादा हाई रहेगा वो भी तनावपूर्ण लाइफ जिएगा, जिस व्यक्ति का ईगो ज़्यादा हाई रहेगा वो अच्छा लाइफ जिएगा, ठीक है। क्या होता है ये ईड, ईगो और सुपर ईगो, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ईड जो है, जो भी आपके मन में ख्याल आता है, किसी भी लड़की को देखे, अरे बाप रे बाप एक नंबर लड़की है यार, काश इसका फ़ोन नंबर मिल जाता है, ठीक है, तो ये कौन बोल रहा है, ईड बोल रहा है, आई डी, ईड। जो भी हमारे मन पे थॉट्स आता है देख के, ठीक है, उसको ईड बोलते हैं, समझ गए। जैसे आप मान लीजिए कहीं भी कुछ भी देखें, उफ इसको एक बार खा लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ देखें आपने खाने का, तो आपके मन में जितने भी इच्छाएं आती हैं वो ईड से आती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। ईड नहीं सोचता है कि ये थॉट्स अच्छा है, ये थॉट्स बुरा है। आपको किसी कजन को भी देख के आपके माइंड में सेक्सुअल फिगर चलने लगता है, हो सकता है, ह्यूमन माइंड ऐसा होता है, ठीक है, तो इसको ईड बोलते हैं, ठीक है। ईड क्या होता है कि आपको ये नहीं बताता है कि ये दिस इज रॉन्ग और राइट, ये बोलता है बस हमको पूर्ति चाहिए, ठीक है, तो इसको ईड बोलते हैं। ईड में बहुत व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है, खराब हो जाता है। एक होता है ईगो, ठीक है, ये जान लीजिए, पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगा। ईगो क्या होता है, ये मतलब इसको भी फॉलो करता है। और अब ईड के बाद आप सुपर ईगो समझिए, उसके बाद मैं ईगो समझाऊंगा। ईड समझ लिए कि हमारे मन में जितने भी इच्छाएं होती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, वो उसको पूर्ति करने के लिए जोर देता है ईड। सुपर ईगो क्या होता है, सुपर ईगो केवल नैतिक बातों का ध्यान रखता है, नहीं ये अच्छा है, आपको इसी को करना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को 5 रुपया
गलती से ज़्यादा ले लिए, ठीक है, तो आपके मन में अब हमेशा पछतावा रहेगा, नहीं मैंने 5 रुपया उसका ना ज़्यादा ले लिया। मलाल करते रहेंगे कि नहीं मैंने उसके साथ गलत किया। तो किसी को होता है मीट खाने के बाद देखिए किसी किसी को गलत लगता है, नहीं यार हम किसी जीव को मार के खा रहे हैं। तो जो गिल्ट फील होता है ना, अगर आप किसी के साथ थोड़ा सा भी गलत करते हैं और आपके मन में जो गिल्ट फीलिंग होने लगता है, तो यानी कि आपका सुपर ईगो बहुत ज़्यादा हाई है, आप बहुत नैतिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। सुपर ईगो आपको ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, हमेशा आपको यही रास्ता दिखाता है। सुपर ईगो क्या बताता है कि तुम हमेशा पवित्र रास्ते पे चलो, ये होता है सुपर ईगो। और एक होता है ईगो। ईगो क्या बोलता है? तो ईगो बोलता है आपको कि भाई ना तो तुम बहुत ज़्यादा, ठीक है, ईड के बातों पे चलो, ईड मतलब ना तो अच्छी बुरी सभी चीज़ों को फॉलो करो, ना ही आपका सुपर ईगो यानी कि सभी नैतिक कामें करो, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अकॉर्डिंग जियो, ये बोलता है ईगो, ठीक है। मेरा सुपर ईगो बहुत ज़्यादा हाई था। मैं एक काउंसलर से मिला था एक बार, साइकिट्रिक से, तो बोला कि आपका सुपर ईगो बहुत ज़्यादा हाई है, इस कारण आपको ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वही बताए थे कि ईगो में जिया करो, ठीक है। ईगो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ जियो यार, ठीक है, सब होता है, थोड़ा बहुत गलती भी होता है तो क्या कीजिएगा, जीवन है तो होगा ही, ठीक है, उसको इग्नोर करना सीखिए। चलिए अब आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे, किससे? पैसेज से। 5 क्वेश्चन किससे आएंगे? पैसेज से, ठीक है। इसको पढ़ना है तो पढ़िए, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको आपको आंसर खुद करना है। इसका पीडीएफ जो है मैं ज्ञान सागर ऐप पे दे दूंगा, पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ने का टाइम देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, रोक करके, ठीक है, वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा और आंसर ले लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 25 रुपये में सारा पीडीएफ मिलेगा, 200 यूनिट का नोट्स है वहाँ पे, और क्वेश्चन पेपर मैं डालूंगा आज से, आज एक डाला हूँ और एक डाला हुआ है, ठीक है। और इसका आंसर देखिए, किसी व्यवसाय की, अच्छा इसको नहीं बताऊंगा आंसर, क्योंकि इसका आंसर जो है ना मैं डायरेक्टली आपको आंसर की के फॉर्मेट में दे दूंगा, ठीक है। आंसर की वीडियो के सबसे लास्ट पीडीएफ में मिल जाएगा आपको सबसे लास्ट में, ठीक है। चलिए इस सब का आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना इजी आंसर है, तो फिर आपको पढ़ने का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे पढ़ के आंसर करने वाला, ठीक है, तो फिर इसका फ़ायदा नहीं ले पाइएगा आप। क्वेश्चन अगला, एक व्यवसाय में बाजार में अपनी गहन कब बनाता है? ठीक है, परिपक्वता, परिचय, शीघ्र वृद्धि पर, देर से विकास पर। किसी व्यवसाय का धीमा होना क्या हो जाता है? ठीक है, बाजार में हिस्सेदारी में गिरावट, नवीन ऊर्जा का कमजोर स्तर हो जाता है, प्रबंधक की भूमिकाएं स्पष्ट नहीं होती, या निवेश का स्तर घट जाता है। ठीक है, फिर संबंधित उत्पाद और सेवाओं में उद्यम का मतलब यह नहीं है कि एक व्यवसाय क्या है, तो फिर 4 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए ये 5वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन इसका। ठीक है, पूंजी प्रधान निम्नलिखित में से कौन आधुनिक जनसंचार माध्यम की विशेषता है? ठीक है, पूंजी प्रधान, श्रम प्रधान, दीर्घकालिक या उन्नतशीलता। अब यहाँ से आपका पैसेज के 5 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, देखिए और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी आप मोबाइल देखते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 30 मिनट में आपको जो है 10 मिनट का ब्रेक लेना है, और ना आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। तो अब 20 से 30 मिनट हो चुका है वीडियो का, ठीक है, आप ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का। लगातार वीडियो देखिएगा तो आंखें खराब हो जाएंगी, मेरी बात मानिए। 10 मिनट का ब्रेक लीजिए वीडियो को रोक के, या 5 मिनट का, उसके बाद आइएगा, बाहर घूमिए, टहलिए थोड़ा सा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ से ख़त्म हो जाता है ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है, पैसेज का। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है फिर एक्स्ट्रा 31 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक जनसंचार माध्यम की विशेषता है? ठीक है, तो आधुनिक जनसंचार माध्यम की विशेषता कौन सी है, ये इसमें पूछा गया है। जो मॉडर्न मास मीडिया है, इसकी कौन सी विशेषता है? पूंजी प्रधान, ठीक है, या श्रम प्रधान, या दीर्घकालिक जिसको सस्टेनेबल बोलते हैं, या डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आधुनिक जो हमारा जनसंचार है, मास मीडिया है, वो कैपिटल बेस्ड है, यानी कि पूंजी प्रधान है। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूंजी प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ये आपका है, एक व्यापारी ने रिफाइंड तेल 100 रुपये, 40 रुपये और 60 रुपये प्रति लीटर की 3 किस्म रखे हैं। ठीक है, और अनुपात दे दिया है कि जो तेल का किस्म है, इसमें 100 वाले का 2 अनुपात है, 40 वाले का 4 अनुपात है, और 60 वाले का 3 के अनुपात में मिलाया है।
ठीक है, और इस मिश्रण को 66 रुपये प्रति लीटर में बेचा, ठीक है, तो वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है, इसमें पूछा गया है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि पहले आपको निकालना है, इसको कैसे कीजिएगा, तो बहुत ईजी है जी, सबको इंटू कीजिए, 100 गुने 2 कितना हो गया 200, ठीक, सबको पहले ऐड कीजिए, 40 गुने 4 तो कितना हो जाएगा आपको, 4 चौका 16, 160, ठीक है, और इसको फिर इससे गुना कीजिए तो 16 या 48, ठीक है, और सबको ऐड करके जितना का रेशियो बना है, कितना का बना है, 4 2 6 और 3 9, 9 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक, और फिर आपको निकालना है कि कितना आएगा, ठीक है, तो जितना आएगा फिर 66 से उसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर कितना आएगा, मैं आंसर की मैं दे दूंगा, मैंने प्रोसेस बता दिया है, फिर से बता देता हूँ, सबको इंटू कर लीजिएगा, ठीक, और इसको डिवाइड कर दीजिएगा 9 से, 4 2 6 और 3 9, हाँ 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, और जितना आएगा, मान लीजिए 10 आया, चाहे 15 आया, चाहे 6 आया, वो जो है 66 का कितना परसेंट है वो निकाल दीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट का लाभ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 5 दोस्त में से विनीत मोनिका से लंबा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। 5 दोस्त हैं, इसमें पूछा गया है कि 5 दोस्त में विनीत मोनिका से लंबा है, ये विनीत है, ये किससे लंबा है, मोनिका से, ये मोनिका ओ माय डार्लिंग एक घर है ना, लेकिन राम जितना लंबा नहीं है, ठीक है। विनीत जो है मोनिका से लंबा है लेकिन राम जितना लंबा नहीं है, मतलब राम से छोटा है, ठीक है। फिर पूछ रहा है जैकब जो है, यहाँ से देखिए, जैकब दिलीप से लंबा है लेकिन मोनिका से छोटा है, मोनिका से छोटा है कौन, जैकब, यहाँ पे जे लिखिए, जैकब, जैकब जो है दिलीप से लंबा है, और सबसे नीचे में कौन आ रहा है, दिलीप, दिलीप, ये दिलीप है, ठीक है, सबसे नीचे में। तो पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, राम है ऊपर में, ठीक है, तो राम हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि नीचे कथन दिए गए हैं, काभी कथन ए रूप में अंकित किया गया है और दूसरे को कारण के रूप में अंकित किया गया है, ठीक है। असर्शन और कारण यहाँ पे बताया गया है, आपको बताना है कि क्या सही है। सबसे पहले देखिए कि संप्रेषण में प्रतिभाग परक सांकेतिक वातावरण तथा गैर प्रतिभागियों में भी सामाजिक संबंध पाया जाना पूर्वकल्पित है, ठीक है। ये क्वेश्चन को स्टेटमेंट समझने में थोड़ा सा आपको लग सकता है दिमाग, कि संप्रेषण में प्रतिभाग परक सांकेतिक वातावरण तथा गैर प्रतिभागियों में भी सामाजिक संबंध पाया जाना पूर्वकल्पित होता है, ठीक है, ये बोला गया है कि पूर्वकल्पित होता है। अब यहाँ पे एक कारण है कि इससे सामाजिक अंतःक्रिया संभव होती है जो अन्य कारकों के साथ मिलकर सामुदायिक भावना को बढ़ावा देती है या बढ़ाती है। नीचे अब आपको चुनना है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, और ऑप्शन डी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कि ए जो है असत्य है, ठीक है, और आर जो है सत्य है। क्यों, ऐसा क्यों है, देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए कि संप्रेषण में प्रतिभागी परक सांकेतिक, ठीक है, वातावरण तथा गैर प्रतिभागियों में भी सामाजिक संबंध पाया जाना पूर्वकल्पित है। यहाँ पे एक चीज बोला गया है गैर प्रतिभागी, तो ये गैर प्रतिभागी नहीं होगा, प्रतिभागी होगा, ठीक है। चलिए ये सब बहुत, यही सब क्वेश्चन तो एक्चुअल में क्वेश्चन है, नहीं तो बाकी सब तो आप बना लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन में फंस जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे दिए गए निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए और देवदत्त मोटा हो रहा है, ठीक है, देवदत्त मोटा हो रहा है, वह दिन में भोजन नहीं खाता है इसलिए वह रात के समय खाना खाता होगा। अन्य चीज़ें समान हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करने
उपरोक्त प्रदान किए गए उदाहरण में शामिल तर्क की पहचान कीजिए। क्वेश्चन समझ में तो नहीं आया होगा, और एक बार पढ़ देते हैं कि नीचे दिया गया निम्नलिखित उदाहरण पर आपको विचार करना है, और यहाँ से आपका शुरू होता है कि देवदत्त मोटा हो रहा है, ठीक है, और वह दिन में भोजन नहीं खाता है। दिन में भोजन नहीं खाता है मतलब रात में खाता होगा, इसलिए वह रात के समय खाना खाता होगा। अन्य चीज़ें समान हैं, बाकी सभी चीज़ें समान हैं। अब नीचे दिए गए आपको उत्तर में पूछा गया है कि क्या तर्क शामिल है। अर्थ, पत्ती, अनुलब्धि या अनुमान या शब्द, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा टाइप से है ना, अटपटा टाइप से तो है, तो इसको हम लोग अर्थापत्ति कहेंगे। क्यों, ऐसा क्यों कहेंगे? देखिए इसको जो है ना फिलॉसफी से आपको समझना होगा, ये फिलॉसफी का क्वेश्चन है। अर्थापत्ति मतलब होता है अभिधारणा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि देवदत्त जो है मोटा हो रहा है और वह दिन में भोजन नहीं खाता है। यहाँ देवदत्त दिन के समय में अपना भोजन नहीं खाता है, फिर वह काफ़ी मजबूत और मोटा है, ठीक है ना। क्योंकि यह व्यक्ति तब तक मोटा नहीं हो सकता जब तक कि वह क्या बोलेंगे, या तो दिन या रात में खाना नहीं खाता है। इसलिए हम यह अनुमान लगाते हैं कि वह रात में भोजन खाता होगा, और रात में देवदत्त खाने का अनुमान एक अभिधारणा है, ठीक है। अभिधारणा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थापत्ति, मतलब एक अनुमान है, ठीक है। अनुमान बोलिए, चाहे अर्थापत्ति बोलिए, चाहे आप अभिधारणा बोलिए, ठीक है। तो बोलिएगा यहाँ पे तो अनुमान दिया गया है, हाँ अनुमान तो दिया गया है, ऑप्शन सी में एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे फिलोसफिकल वर्ड का प्रयोग किया गया अर्थापत्ति, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नीचे दिए गए तर्क पर विचार कीजिए। तर्क यहाँ पे दिया गया है कि ध्वनि अस्थायी होती है क्योंकि यह जार की एक उत्पाद है, और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके उपरोक्त प्रदान किए गए उदाहरण में शामिल तर्क की पहचान कीजिए। अब इसका आंसर मेरे पास एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसका हो जाएगा अंतर विरोध कारण का हेतुभाव, ठीक है। फिलोसफिकल क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करना बहुत टफ होता है। नेक्स्ट आ जाता है, एक परिकल्पना वैचारिक रूप से कैसी होनी चाहिए। जो आप एक परिकल्पना करते हैं तो ये वैचारिक रूप से कैसी होनी चाहिए, ठीक है। परिकल्पना मतलब जब कल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। हाइपोथेसिस शुड बी कॉन्सेप्चुअली कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो संबंधित जटिल और सामान्य, या जटिल कठिन और सामान्य, सरल अस्पष्ट और विशिष्ट, या अस्पष्ट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अस्पष्ट, जटिल और सरल। तो देखिए यहाँ पे सरल, अस्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए आपका एक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस माने आपका कल्पना एक सरल हो, ठीक, अस्पष्ट हो और विशिष्ट हो, सिंपल, क्लियर एंड स्पेसिफिक हो, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, कल्पना करना। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जब शिक्षक की ओर कम संसाधन और प्रयास के नियोजन के साथ छात्र छात्राओं के अधिगम के परिणाम स्वरूप सुनिश्चित किए जाते हैं और स्व अधिगम के लिए अधिक पहल स्पष्ट होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सबसे उचित रूप से शिक्षक को वर्णित करेगा। शिक्षक सफल है, मतलब क्वेश्चन समझे कि मान लीजिए आप एक टीचर हैं और एक शिक्षक की ओर, देखिए यूजीसी नेट और जेआरएफ में क्या होता है कि सबसे मेन चीज़ है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे, इतना टफ इन लोग बनाता है, और जब समझ गए तो फिर आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। जब किसी शिक्षक की ओर कम से कम संसाधन हो, मान लीजिए आपके पास कम रिसोर्सेस हैं और प्रयासों के नियोजन के साथ साथ आप प्रयास कर रहे हैं और उसका नियोजन कर रहे हैं, उसके साथ साथ छात्रों के अधिगम यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने के परिणाम है, उसको भी सुनिश्चित किए जाते हैं, और स्व अधिगम यानी कि सेल्फ लर्निंग के लिए अधिक पहल स्पष्ट होती है आपके पास। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सबसे उचित रूप से एक शिक्षक को बताएगा कि वह शिक्षक कैसा है, वह शिक्षक एक सफल शिक्षक है, वह शिक्षक एक प्रभावी शिक्षक है, वह शिक्षक एक बुद्धिमान शिक्षक है, या वह शिक्षक एक व्यवहारिक शिक्षक है। अगर शिक्षक में ये सारे गुण होते हैं तो उसको हम लोग जो है एक प्रभावी शिक्षक, इफेक्टिव टीचर बोलते हैं, ठीक है। सफल शिक्षक कोई नहीं है, क्योंकि सफल क्या बोलिएगा, सफलता का कोई एग्जैक्ट परिणाम नहीं है, सबका अपना अपना तरह से सफलता का
लगातार कोई बोलता है कि गवर्नमेंट नौकरी लग गया ना सफल शिक्षक हो गए, कोई बोलता है नहीं मेरा स्टूडेंट हायर लेवल पे पहुंच गया तो हम एक सफल शिक्षक हो गए, ठीक है। कोई बोलता है कि नहीं मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा अपने जीवन में, घूसखोरी का एग्जाम नहीं तो एक सफल शिक्षक है। तो सफल शिक्षक का हर एक व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है। कोई बोलता है प्रमोशन मिल गया तो हम एक सफल शिक्षक हैं। तो सफलता का यहाँ पे अलग अलग अर्थ लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव टीचर बोल सकते हैं। अब कथन है कोई संगीत जापानी नहीं है। ये देखिए 40वें का क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है इस तरह से बनाना पड़ेगा। कोई संगीत जापानी नहीं है। सबसे पहले तो संगीत, अरे भाई मेरे संगीत, ठीक, और इसको फिर बनाइए, यहाँ पे जापानी आएगा। कोई संगीतकार जापानी नहीं है, ठीक। सभी नाई संगीतकार है, जितने भी नाई हैं संगीतकार है। नाई इसमें छोटा सा एक गोल घर आएगा, ठीक। कोई नाई जापानी नहीं है, तो नाई भी अलग है जापानी भी अलग है। उपरोक्त जो युक्ति दिया गया है इनमें से मध्य पद की पहचान करें। पहले वाक्य में विषय और दूसरे वाक्य में विशेषण है। अरे ये तो ये वाला क्वेश्चन नहीं है यार, रीजनिंग वाला नहीं है, ठीक। इसको सॉल्यूशन की तरह सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें बोला गया है कि पहले वाक्य में विषय और दूसरे वाक्य में विशेषण है। पहले वाक्य में विषय और दूसरे वाक्य में विशेषण है। पहले वाक्य में विषय संगीत और दूसरे वाक्य में विशेषण है जापानी, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो संगीतकार क्या हो जाता है, संगीतकार एक यहाँ पे विषय है। कोई संगीतकार जापानी नहीं है, तो यहाँ पे एक विषय है, लेकिन यहाँ पे विशेषण हो जाता है कि सभी नाई क्या है, तो नाई लोग का यहाँ पे विशेषता बन गया है कि वे लोग संगीतकार हैं, ठीक है। सभी नाई लोग का एक विशेषता यहाँ पे बन गया है कि सभी नाई जो है संगीतकार है। तो पहले वाक्य में विषय और दूसरे वाक्य में विशेषण, ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, देखने में आसान लगता है, समझने में हालत खराब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक गांव से एक रेलवे स्टेशन तक की यात्रा की और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापसी की यात्रा की। पूरी यात्रा 5 घंटे में तय की, तो गांव से रेलवे स्टेशन की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। पूरी यात्रा में इसको कितना टाइम लगा, 5 घंटा, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है दूरी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है। चाल गुने समय, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। तो यहाँ पे दूरी हमें निकालना है कि टोटल दूरी कितनी है गांव से, यही तो पूछा गया है, ठीक है। तो हमारी चाल कितनी है यहाँ पे, अब बोलिएगा चाल तो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर मैं दे दूंगा एंड स्क्रीन में, मतलब लास्ट में तो सब दे ही दूंगा आपको, सबका आंसर। मैथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आगमनात्मक तर्क निम्न में से किससे उत्पन्न होता है, ठीक है। आगमनात्मक तर्क निम्न में से किससे उत्पन्न होता है, सार्वभौमिक से विशिष्ट, विशिष्ट से सार्वभौमिक, ठीक, सार्वभौमिक से सार्वभौमिक और विशिष्ट से सार्वभौमिक, ठीक है। आगमनात्मक तर्क मतलब क्या होता है, इंडक्टिव आर्गूमेंट। तो इंडक्टिव आर्गूमेंट जो है शुरू होता है विशिष्टिक सार्वभौमिक से, ठीक है, पार्टिकुलर टू यूनिवर्सल से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है, विचारात्मक व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा निम्न में से किसका उपयोग है। तो विचारात्मक व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें जो है संज्ञान का प्रयोग करते हैं या अधिसंज्ञान, क्या या संज्ञान और अधिसंज्ञान दोनों का प्रयोग करते हैं, या अधिगम का पुनर्बल। तो देखिए इसमें हम लोग दोनों का प्रयोग करते हैं, संज्ञान और अधिसंज्ञान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारा, डाक प्रेषित प्रश्नावली, डाक से जो आप भेजते हैं किसी को लेटर वगैरह, ठीक है, या अवलोकन, अवलोकन मतलब जब आप खुद से किसी को सामने जाकर पूछते हैं, साक्षात्कार जब आप लेते हैं, या सामूहिक प्रश्नावली करते हैं, ये किसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो इसको जो है देखिए, अब जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो अरे यार डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो आपका एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो डाक से भेजना ये आपका प्राइमरी डेटा में आता है, प्राथमिक स्रोत में आता है प्राइमरी डेटा, ठीक है, क्योंकि आप पर्सन को डायरेक्टली जो है क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो ये आपका प्राइमरी सोर्स हो जाएगा डेटा कलेक्शन का, ठीक है। तो ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है इसका मतलब क्या होता है,
तो देखिए इसका मतलब होता है कि यह सुनिश्चित करना कि कोई भी छात्र शिक्षा से पीछे न रह जाए, ठीक है, और इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया था एसएसए, ठीक है। फिर बाद में इसको समग्र शिक्षा अभियान में बदल दिया जाता है। अगला जाता है RED रेड, ठीक है। इसमें जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको 67-20 लिखा गया है, तो ग्रीन को कैसे सूचीबद्ध कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने में थोड़ा सा लग सकता है कि इसको कैसे क्या है, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा ना, बता देंगे। चलिए आंसर बता देंगे नेक्स्ट लास्ट में, ठीक है, आंसर की सबका दे देंगे और इसका PDF भी मैं दे दूंगा, ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा PDF। बाकी पास ले चाहते हैं तो ले सकते हैं, 25 रुपया का है, लेकिन मैं कहूँगा एग्ज़ाम से एक दिन पहले लेके क्या ही फ़ायदा, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले लेके। हालांकि 25 रुपया का पास है, अगर कोई ख़रीदना चाहते तो ख़रीद सकते हैं। वहाँ पे आपको 10 यूनिट का नोट्स मिलेगा। कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संप्रेषण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है? अशाब्दिक, जिसमें हम लोग नॉन वर्बल का प्रयोग करते हैं, जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, नॉन वर्बल, ठीक है। तो प्रश्न पत्र लिखे गए निर्देश, उसमें तो भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने वाले शिक्षार्थी, इसमें भी भाषा का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति की जो वेशभूषा है, इसमें हम लोग किसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज, जिसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। व्यक्ति के वेशभूषा हो गया, कलर हो गया, कपड़ा हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, ठीक है, हेयर स्टाइल हो गया, आंख मारना, ठीक है, इशारा करना, ये सब आपका नॉन वर्बल है। नेक्स्ट अगला जाता है, यदि 5 संख्याओं का औसत 20 है और 3 संख्याओं का योगफल 32 है, तो अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इसमें, इसीलिए मैं इस सेट को दिया हूँ ताकि इसमें इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतराव्यक्तिक संवाद का चरण है? अंतराव्यक्तिक किसको बोलते हैं? तो इसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, ठीक है। एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल, अंतराव्यक्तिक, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं से बातचीत करता है। सामाजिक चरण है या अंतरंग चरण है या व्यक्तिगत चरण है या भावातीत चरण है, जिसको हम लोग बोलते हैं भावातीत, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? भावातीत चरण। एक नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे कि संवाद की शब्दार्थ बाधा कब अंतर्निहित होती है? जो संवाद के शब्द के अर्थ में बाधा आती है, जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में शब्द के अर्थ में जो बाधा आती है, ठीक है, संवाद की शब्द के अर्थ में बाधा कब अंतर्निहित होती है? तो ये कब अंतर्निहित होती है? देखिए जब श्रोता संदेश का अर्थ नहीं समझ पाता है, तब शब्दार्थ की बाधा होती है कि वह शब्द का अर्थ समझ नहीं पा रहा है। ओके, अब अंतिम क्वेश्चन है ये आपका मैथ का है, ठीक है। 0.75x, तो इसको कर दीजिए 75/100x, ठीक है, बराबर यहाँ पे 0.22 है ना, तो इसको कर दीजिए 2/100y, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर देना है। x का मान और y का मान पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो इसका पूरा का पूरा आंसर की मैं दे दूंगा PDF में, और जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए अंतिम समय में क्या ही कीजिएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये आपका है ज्ञान सागर ऐप, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऐप इसकी तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आना है क्रिएट एन अकाउंट पे, अरे भाई आओ ना, क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। 1 मिनट, इस पर क्लिक कीजिएगा। ऐप ओपन होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद, तो यहाँ पे आपका नाम और फ़ोन नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पे नाम डालिएगा, फ़ोन नंबर डालिएगा, फिर से आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, फ़ोन पे OTP आएगा, OTP डालिएगा, ये ऐप आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पे आना है ऑल कोर्स में। कहाँ पे आइएगा, इस ऑल कोर्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ऑल कोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे कोर्स आ जाएंगे। आपको ये वाला लेना है, झारखंड जॉब कोर्स, 25 रुपीज़ का ये कोर्स है। 4 साल तक इसमें आपको PDFs मिलेंगे। यहाँ पे आपको JPSC जेट का, ठीक, और इसके अलावा झारखंड टेट का और BED का इस आपको जो है यहाँ पे मिलेगा PDF, ठीक है। ये सब यूनिवर्सिटी वाले कोर्स सब मत लीजिएगा। और जेट का जो है सबसे लास्ट में मिलेगा, मतलब ऊपर उठाते जाएंगे तो सबसे लास्ट में मिलेगा,
ठीक है। चलिए 25 रुपया का है, ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं, नहीं ख़रीदना तो मत खरीदिए। ठीक है, मैं दोनों से एग्री करता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम का लास्ट टाइम है, ख़रीद सकते हैं। 25 रुपया है। बाय। जोहार।